अगर कहीं भी कोई मज़ार है, अगर सबसे पहले हथौड़ा चले तो जाकिर त्यागी का सबसे पहले आगे होगा। कोई भी मज़ार कहीं भी नहीं रहना चाहिए, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। सलीम भाई के साथ जो उन्होंने करा है उसे उनको किसने अधिकार दिया था? जब सलीम भाई के साथ वो ऐसा करिए तो इत्तेफाक से तो बेचारे बच गए, चांस भी मैं भी समझता तो भाई शायद बचाएं ना बचाएं, उम्मीद भी रखती है और मैंने दुआ भी की है। मेरी बात किसी को बुरी लगे अपने जेब में रखे, मैं जो कहूँगा, जो मुझे सही लगा वो कहूँगा। अगर लोग इस पर काम नहीं करते, इस्लाम वाले पता नहीं क्यों नहीं करते, अगर कोई साबित कर दे कि मैं गलत बोल रहा तो मैं उनका गुलाम, मेरे से वो जो चाहे काम ले ले, अगर मेरी गलत बात साबित हो जाए इस्लाम से और हदीस से, मन घड़न से नहीं। 27 फरवरी की सुबह लगभग 7:30 बजे एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक के घर 2 युवक घुसते हैं और उनके दफ्तर में जिस तरीके की तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी कि किस तरीके से, किस मंशा के साथ वो उनके साथ उस घटना को अंजाम देते हैं। उसके बाद लगातार पिछले कई दिनों से सलीम वास्तिक जो है अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन हाल फिलहाल में सलीम वास्तिक जो है अस्पताल से अब छुट्टी लेकर वो अपने घर पर पहुंच चुके हैं और लगातार उनकी कई ऐसी वीडियो हैं जो अब उनके ठीक होने के बाद सोशल मीडिया पर देखी जा रही है। मेरे साथ चाचा हैं, सीधा बातचीत करेंगे। क्या नाम है आप? जाकिर त्यागी। जाकिर त्यागी। चलिए, आज आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। एक बड़ा सवाल यह है कि 1-1.5 महीने पहले जो घटना घटी सलीम वास्तिक वाली, अब अस्पताल से वो घर आ गए हैं और उनके तमाम वीडियोस जो देखे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, पहला रिएक्शन आपका क्या है? सलीम वास्तिक घर आ गए, आप इस पूरे मामले को, इस प्रकरण को कैसे देख रहे हैं अपने स्तर पर? भाई मैंने दुआ भी बहुत की है सलीम भाई के लिए, और सलीम भाई का नेचर, उनका बोलने का जो ढंग है मुझे वो बड़ा भाता है। बस उनके सवाल जो हैं वो ऐसे हैं जो चुभते हैं और वो 100% झूठ बोलते हैं। मेरे पास प्रूफ है और मैं अलग भी बात करता हूँ, सलीम से मिलता भी हूँ, अब भी मिला हूँ, मैं सुबह से यहीं हूँ और मेरी बात को एक भी नकार नहीं पाएंगे। अब वो कैमरे पे आने के बाद सब कुछ बदल के झूठ जानबूझ कर पता नहीं क्यों बोलते हैं। हालांकि कुछ बात उनकी सही है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जैसे इस्लाम में पीरों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम में 3 तलाक का, गुस्से वाली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हलाले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हदीस है। ये जो भाई हैं हमारे मुस्लिम, काश ये समझे पढ़े। मेरे में ना तो उर्दू आती, ना अरबी आती, ना मैं हाफिज़ हूँ, पर मैंने कुरान हिंदी में है पढ़ा है, मैं हदीस के और समझ के पढ़ता हूँ। बल्कि ये है कि जिस आदमी ने हलाला कराया हो और करा हो, करवाए या करे, उस पे अल्लाह की लानत, यानी उस पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो। और लोग पता नहीं कुछ ऐसे हैं, जैसे मैं बोलूँगा बड़ी कंट्रोवर्सी होती है मेरी बात पे, क्यों? मैं वो बोलता हूँ जो सच है। कुछ बात चली आ रही, लोग नहीं फॉलो कर रहे जो नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी बात है। और मैं अगर इस पे कहूँगा तो है, मैंने कहा कि भाई अगर कोई मुझे कुरान या हदीस में दिखा दे कि पीरों का कोई कॉन्सेप्ट है, या तो मैं उनके साथ, और अगर पीरों को कहीं, मज़ार को कहीं तोड़ने का, देखो कब्रिस्तान अलग चीज़ है, वहाँ मैयत दफनाई जाती है, वो एक ठिया है। अगर कहीं भी कोई मज़ार है, अगर सबसे पहले हथौड़ा चले तो जाकिर त्यागी का सबसे पहले आगे होगा। कोई भी मज़ार कहीं भी नहीं रहना चाहिए, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। अगर लोग इस पर काम नहीं करते, इस्लाम वाले पता नहीं क्यों नहीं करते, अगर कोई साबित कर दे कि मैं गलत बोल रहा तो मैं उनका गुलाम, मेरे से वो जो चाहे काम ले ले, अगर मेरी गलत बात साबित हो जाए इस्लाम से और हदीस से, मन घड़न से नहीं। मैंने एक बात अभी हो रही मेरे वाले से हुई वायरल, अभी बात हुई थी मेरी, तो मैंने कह दिया कि अगर कोई साबित कर तो दिखाओ। एक ने मुझे कहा कि भाई अब जो तू ये बोल रहा है कैमरे पे, ये भी तो गलत है। और मुझे कहा उसने, एक वर्ड है खबीस, मैंने उसे भी भेजा, भाई पहले किसी से मिल और उससे बात कर, जब गाली देने से सच्चाई नहीं बदलती। जो सच है मैं उसे मानता हूँ। जी बोलिए। सलीम भाई की 2 बात से मैं मुतमईन हूँ, बाकी और ये बात जानबूझ के या पता नहीं क्यों गलत बोलते हैं। कुरान में बताया है कि हर आदमी को अधिकार है अपनी तरह से ज़िंदगी जीने का, वो समझनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, एक और चैप्टर 9 की है 5वीं आयत, उसमें लिख ऐसी रहा कि भाई जहाँ भी काफिरों को पाओ इन्हें कत्ल कर दो, घात लगाओ, इन्हें मारो। अगर हमारे देश की किसी देश से जंग हो, वहाँ के जो सिपाही होंगे, जो लड़ने वाले वो होंगे फौजी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मात्र एक एयरपोर्ट नहीं है, ये प्रतीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तम प्रदेश के विजन का। जहां कभी खामोशी थी, वहां आज विकास की गूंज है।
डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के बाद अब एयरपोर्ट्स का हब बना दिया है। मोदी जी का मार्गदर्शन और योगी जी का दृढ़ निश्चय, इसी का परिणाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक। डिजिटल चेक इन से लेकर जीरो एमिशन तक ये एयरपोर्ट तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम है। यहाँ की वास्तुकला में आपको बनारस के घाटों की भव्यता और आधुनिक भारत की रफ्तार दोनों दिखाई देंगी। ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। जेवर का ये एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति भी, इस कार्य संस्कृति का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। ये सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए भी एक नया द्वार है। जेवर का एक कार्गो हब पूरे उत्तर भारत के किसानों और एमएसएमई उद्योगों के उत्पादों को सीधे वैश्विक बाजारों तक पहुंचाएगा। एक एयरपोर्ट, लाखों अवसर। यहाँ आने वाले निवेश से रोजगार की नई लहर उठी है। लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री, हर एक क्षेत्र में युवाओं को अपनी माटी में ही काम मिल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी अब पिछड़ा नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बन चुका है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा, बल्कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा, जो उत्तर भारत के निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का सृजन भी करेगा। मोदी जी कहते हैं यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी, और जेवर का एयरपोर्ट इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या हमारे देश का उन्हें ये नहीं कहेगा भाई जहाँ भी मिले ना मारो, वो हमारे देश वालों कहेगा भाई जहाँ भी मिले। तो ये जो आयतें नाजिल हुई थी जंग में हुई थी, और हालांकि जंग भी नहीं हुए। वो रोमन साम्राज्य का एक बादशाह था ईसाई हरक्यूलिस, वो नबी के साथ 30,000 आदमी थे, उन्हें देखकर वो वापसी हो गया था। वो जंग भी नहीं हुई है, जिस पे सलीम भाई और ये सारे ज़्यादातर चैप्टर 9 की 5वीं आयत पर ज़्यादा करते हैं। मैं आपकी बात को बीच में रोक रहा हूँ। आपने कहा कि सलीम वास्तिक की मैं कुछ बातों पर इत्तेफाक रखता हूँ और कुछ बातें मुझे जो है वो झूठी लगती है। आपको कुछ बातें सही लगती है और कुछ बातें आपके नज़रिए से, आप भी इस्लाम को मानते हैं, आप भी इस्लाम की किताबों को पढ़े हैं, और सलीम वास्तिक भी तथ्यों के ऊपर अपनी बात रखते हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो सलीम वास्तिक से नाराजगी भी रखते हैं, और आपका कहना है कि मैं इत्तेफाक रखता हूँ और ना इत्तेफाकी भी कुछ बातों से जो सही है वो सही। लेकिन इत्तेफाकी और ना इत्तेफाकी किसी बात को मानना और किसी बात को ना मानना, वो दोनों एक पहलू है कि साहब नहीं मान रहे तो नहीं मान रहे। लेकिन जो सलीम के साथ हुआ, जो 27 फरवरी को सुबह हुआ, जो जिशान और गुलफाम ने किया, अगर नाराज़गी है किसी चीज़ को लेकर, तो आप जब संविधान की बात करते हैं, कोर्ट की बात करते हैं, कचहरी की बात करते हैं, तो जब 27 तारीख को जो हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? हालांकि अब एक लंबी लड़ाई जो है, लड़के सलीम वास्तिक घर आ गए हैं। आपने कहा अगर इत्तेफाक ना इत्तेफाक एक अलग बात हो गई, लेकिन किसी के संग ऐसा कर देना, किसी के को घटना कर देना, इस पर क्या? भाई सलीम भाई की कुछ बात जो सही है मैं सही है, और जो नहीं है नहीं है। सलीम भाई, मैं आज के डेट में इनके पास बैठा हूँ और ऐसा भी हैं आए हैं, मेरी हिम्मत भी देखो, मैं फिर भी आऊँ, क्योंकि जो है वो सच है। और सलीम भाई के मैं बिल्कुल एंटी हूँ, कुछ बातों से उनके बिल्कुल घनिष्ठता हूँ। तो जो बात सही है उनके मैं असहमत हूँ। बाकी जो सलीम भाई के साथ हुआ, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। ये इजाज़त हमारा कानून भी नहीं देता, इस्लाम भी नहीं देता। कुछ बात ऐसी हैं जो हमें ऊपर वाले के लिए पर छोड़ देनी चाहिए। मिसाल से सलीम भाई जो कह रहे हैं उनकी मर्जी है, नहीं कह रहे उनकी मर्जी है। जिस चीज़ को मैं मान रहा हूँ मेरी मर्जी है, जिस चीज़ को आप मान रहे हैं आपकी मर्जी है। कोई किसी पे बाध नहीं है। अगर कोई किसी पे बाध करता है, ज़बरदस्ती करता है, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। मान लिया अगर सलीम भाई गलत भी बोल रहे तो उसे आकर तर्क से बताओ ना, समझाओ। बहुत मौलाना आलिम मुफ्ती ऐसे हैं, सब कुछ जानते हैं, बोलने भी नहीं देंगे हम जैसों को भी और को भी जानते हैं, उन्हें पता है, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है, कई 20-20 साल वो पढ़े हैं। तो अगर वो आए और भाई बात करें तो बेहतर है। तो मैं तो ये मानता हूँ भाई जी, मैं तो ये मानता हूँ सलीम भाई को तर्क से कोई साबित करे कि भाई ये गलत बोलता है, और इंशाल्लाह हम करेंगे भी अगर मौका मिलेगा। सलीम भाई बोलने दें कि ये विचार हो जाए। आप अब विचार रखेंगे तो तर्क पर बात होगी, तर्क और वितर्क। यदि आप सही हैं तो आप बताइए, मैं सही हूं तो मैं आपको तर्क के साथ बताऊं। बिल्कुल यही बात है। अगर उनकी जो बात सही है वो सही है, और गलत है हम तर्क देंगे। हो सके हमारी गलत हो, शायद सही भी हो सकती है, समझ रहे बात। तो जो सही है उस पर चलो, जो गलत उसे छोड़ दो। इस बात को
तमाम लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, इस बात को तमाम लोग क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, इस बात के लिए तमाम लोग आगे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? सोशल मीडिया और तमाम जब हम प्लेटफॉर्म देखते हैं, सलीम की घटना के बाद काफ़ी लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था, सलीम के संग जो हुआ हम उसके पक्ष में हैं। तो वो लोग कौन हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि साहब ये अच्छा हुआ, जिशान और गुलफाम तो शहीद हो गए, जिशान और गुलफाम ने जो किया वो कहीं ना कहीं वो ठीक था। जब उनके पिता से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को मारना नहीं चाहिए था, और सलीम ने भी इस बात को कहा कि अगर उनके बच्चों को नहीं मारना चाहिए तो मुझे क्यों मारना चाहिए। बात है, बिल्कुल सही है। दरअसल एक सरिया, यानी सरिया का मतलब है एक तरह से कानून, जैसे हमारे देश का कानून है, हम भारत देश में अगर हैं तो इसके कानून को हमें फॉलो करना पड़ेगा, चाहने से भी ना चाहने से भी, जो तरीका है, और देश को मानना पड़ेगा। अब जो हिंदू भाई है वो तो अपने हिंदू के तरीके पे चलेगा, उसे मानेगा। मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान के तरीके पे चलूँगा, अपने देश को और अपने कानून को फॉलो करूँगा। तो बेहतर यही था अगर सलीम भाई कुछ मान लो गलत कह रहे, उन्हें अच्छी लग रही तो अपना कानून की कार्रवाई करते, साबित करते भाई ये गलत बोल रहे, या तर्क बताओ आके सलीम को भाई आप ये गलत बोल रहे, मैं तो उसके दायरे में हूँ। और सलीम भाई बच के आगे मेरे लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि मेरी आगे भी बात होगी। और मेरे सलीम के मैं यहाँ रहा हूँ, अगर सलीम को मेरे पे ज़रा सा भी डाउट है, जरा सा भी बाल भर का भी, तो मुझे अभी अरेस्ट करवा सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे लिए किस्मत में जेल होगी तो जेल होगी, और मैं फिर आज़ाद हूँ तो आज़ाद हूँ। यानी कि मौत बरहक है, हो सकता है मेरे पे एक कदम भी ना चला जा, हार्ट अटैक आ जा, ये कड़वा सच है, माने कोई या ना माने। तो मैं तो भाई अपने खुले विचारों का हूँ ना, मैं जो मुझे सही लगता है, जैसे मैंने कुरान पढ़ा है उसके हिसाब से मैं अपना एक तर्क रखता हूँ। जी भाई, देखिए तमाम लोग आपको भी प्यार करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरी ये सनातन को मानने वाले लोग हैं भाई, मेरे खून में भी सनातनी खून है। जय श्री राम। तरीके से खड़े हैं अपने, बिल्कुल, जो तर्क वितर्क रखेंगे सही जवाब देंगे। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। कल तक जो प्रदेश बाधा था, आज वही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां बातें नहीं, विकास बोलता है। योगी आदित्यनाथ का एक ही मंत्र, भय मुक्त समाज, निवेश का राज। माफिया राज खत्म हुआ तो उद्योगों का अंबार लगा। आज यूपी का युवा पलायन नहीं, प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री के विजन को धरातल पर उतारा योगी के संकल्प ने। गरीब को मिला हक, किसान को मिला सम्मान। गांव-गांव तक पहुंचती सुविधाएं इस नए उदय की गवाह हैं। सुरक्षा की गारंटी, विकास की रफ्तार, विकसित भारत का आधार, हमारा विकसित उत्तर प्रदेश। ये नए यूपी की वह तस्वीर है जिसमें हमने उत्तर प्रदेश को, उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके और इंडस्ट्री के इस हब के रूप में स्थापित करने में हमने सफलता प्राप्त की है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप और डाटा सेंटर से लेकर के एमएसएमई और डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग के सभी कार्य आज के दिन पे यूपी के अंदर हो रहे हैं। पहचान का परिवर्तन। जिस प्रदेश को कभी अपराध के लिए जाना जाता था, आज उसे भव्य उत्सवों और भारी निवेश के लिए पहचाना जाता है। सुरक्षा का कवच। योगी राज में बेटियां अब निडर होकर अंधेरे को चीरती हैं, क्योंकि कानून का इकबाल अब अपराधियों की रीढ़ तोड़ता है। एक्सप्रेस रफ्तार। खेतों की पगडंडियों से लेकर एक्सप्रेसवे के वर्ल्ड क्लास नेटवर्क तक यूपी ने विकास की रफ्तार को नया आयाम दिया है। राम राज्य की झलक। अयोध्या की भव्यता और काशी की दिव्यता। योगी सरकार ने विरासत को आधुनिकता का गौरवपूर्ण श्रृंगार दिया है। निवेश का गढ़। अब निवेश के लिए दुनिया यूपी की ओर देखती है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा की गारंटी है और सुशासन की पारदर्शिता। गरीब का संबल, छत, बिजली और नल से जल। योगी के शासन में अंत्योदय केवल नारा नहीं, बल्कि हर गरीब की चौखट तक पहुंची हकीकत है। युवाओं की उड़ान। युवाओं के हाथ में अब कट्टे नहीं, लैपटॉप और रोजगार के अवसर हैं। यूपी अब स्टार्टअप और स्किल का नया हब है। और गुलफाम के पिता के लिए आप क्या सोच रहे हैं? जब उनकी वीडियो आई, उन्होंने कहा कि साहब कानून पर भरोसा उठ गया। मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने कहा कि साहब ये कैसी सरकार है, मेरे बच्चों के संग ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि जो उन लोगों ने किया, उसके बाद जब पुलिस उनको अरेस्ट करने गई या पुलिस ने उनको पकड़ने का प्रयास किया, तो उन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और क्रॉस फायरिंग में वो लोग जो है अगर उन्होंने क्रॉस फायरिंग भी नहीं करी और पुलिस ने उनके साथ करा तो बहुत अच्छा करा है। उसे कि उनको सलीम भाई के साथ जो उन्होंने करा है, उसे उनको किसने अधिकार दिया है? जब सलीम भाई के साथ वो ऐसा करिए तो इत्तेफाक से तो बेचारे बच गए, चांस भी। मैं भी समझता तो भाई शायद
शायद बचाए ना बचाए, उम्मीद भी रखती है और मैंने दुआ भी की है। मेरी बात किसी को बुरी लगे अपने जेब में रखे, मैं जो कहूँगा, जो मुझे सही लगा वो कहूँगा। अब वो बोलता है कि भाई सलीम भाई, उसके बच्चे गुलफाम और जीशान जो थे, उन्होंने ऐसा करा तो गवर्नमेंट ने, कानून ने ऐसा करा तो बेहतर करा है। अब वो अपने लिए तो कह रहा भाई कानून के तरीके से, तो वह सलीम जो कह रहा था उसको भी तो कानून के तरीके से ले लेते। यानी कानून के तरीके से लड़ो या तर्क से लड़ो, जो जानता है। बहुत आलिम ऐसे जो जानते हैं, पता नहीं, मुझे भी है, मैंने कई तैयार करे, पीछे हट जा। अब हैं 2-3 इत्तेफाक से। जिस दिन सलीम भाई के साथ ये हादसा हुआ, एक दीपक पत्रकार है, वो जीरो न्यूज़ पे है, अब वो आंखों देखी पे है, उससे मेरी बात हुई थी, भाई कर रहे थे, क्योंकि हमने बात रखेंगे अपनी, जो भी है, जो हमें गलत लगता है रखेंगे। बाकी हमारी उस दिन बात होती है तो शाम को इफ्तारी के बाद या अगले दिन होती। इत्तेफाक से मैंने फिर 3 बजे दीपक को फ़ोन कर, उन्होंने बताया उनके साथ भाई हादसा हो गया। तो मैंने कई एहसान से भी कहा भाई मैं मिलना चाहता हूँ सलीम भाई से, या भाई मैं हॉस्पिटल भी गया हूँ, बात भी हुई है, दिखाया तो नहीं, कहा कई बार कोशिश करी मैंने। आज